ये कहानी शुरू होती है 1995 में यूएस के एक स्टेट ओहियो से। वहाँ दो छोटी बच्चियाँ येलिना और नताशा मज़ेदार तरीके से खेल रही होती हैं। खेलते खेलते येलिना गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी उसकी माँ मेलिना वहाँ आती है और उसे समझाती है कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। नताशा ये नोटिस करती है कि उनकी माँ हमेशा येलिना की ज़्यादा केयर करती है, जैसे कि वो उससे ज़्यादा प्यार करती हो। खेलने के बाद तीनों मिलकर डिनर करने बैठती हैं और उसकी माँ कहती हैं तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। तभी उनके सरोगेट फादर एलेक्सी की एंट्री होती है, मगर एलेक्सी और मेलिना इन दोनों बच्चों से बिल्कुल अपने असली बच्चों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन एलेक्सी थोड़ा टेंशन में लगता है। मेलिना उससे पूछती है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। एलेक्सी कहता है हमें तुरंत ये घर छोड़ना होगा, अब वक्त आ चुका है। फिर वो एक डेटा ड्राइव दिखाता है। मेलिना शॉक होकर कहती है क्या उन लोगों को इसके बारे में पता चल गया। एलेक्सी कहता है हाँ, और अगर ये सही हाथों में अभी नहीं पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा। फिर ये पूरा परिवार जल्दी से घर छोड़कर निकल जाता है। गाड़ी में येलिना कंफ्यूज होकर पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। मेलिना मुस्कुराकर कहती है घर जा रहे हैं। येलिना और कंफ्यूज हो जाती है और कहती है पर हम तो अभी भी घर से ही आए हुए हैं। मेलिना सिर्फ इतना कहती है तुम बस चुपचाप बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद ये सब लोग एक हैंगर में पहुंचते हैं जहां पर इनका प्लेन होता है। वहां मेलिना दोनों बच्चियों को प्लेन में बिठाती है और दूसरी तरफ एलेक्सी रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को हटा देता है, जैसे कि उसमें सुपर सोल्जर वाली पावर हो। और अब तो पुलिस भी उनके पीछे पड़ चुकी होती है। एलेक्सी एक बड़ी बंदूक से उनका सामना करता है और मेलिना फुल स्पीड में प्लेन उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से पुलिस की गाड़ियां उनका रास्ता रोकने लगती हैं। तभी एलेक्सी गोलियां चलाने लगता है और इसी बीच एक गोली मेलिना को लग जाती है। अब नताशा को मजबूरी में प्लेन उड़ाना पड़ता है। वो अपनी माँ के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है और अपने पिता को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन ये लोग क्यूबा पहुँचते हैं जहाँ नताशा को रेड रूम का लीडर ड्रेकोव मिलता है। जैसे यूएस के पास कैप्टन अमेरिका है, वैसे ही रशिया के पास एलेक्सी है जिसे रेड गार्डियन कहा जाता है। एलेक्सी हमेशा कैप्टन अमेरिका को अपना अपोनेंट मानता था। वहाँ एलेक्सी ड्रेकोव से कहता है मैंने 3 साल से अपना सूट नहीं पहना, अगर मुझे किसी मिशन पर भेजना है तो मेरा सूट रेडी होना चाहिए। ड्रेकोव कहता है अब टाइम आ गया है कि उन दोनों बच्चियों को ट्रेन किया जाए। सोल्जर्स नताशा और येलिना को ले जाने लगते हैं। तभी नताशा एक पुलिस वाले की गन ले लेती है और सबको धमकाने लगती है। वो कहती है कि येलिना सिर्फ 6 साल की है, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं। एलेक्सी नताशा को शांत करता है और उसे समझाता है कि यही तुम्हारा फ्यूचर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मेलिना घायल हो चुकी होती है, इसीलिए उसे रेड रूम ले जाया जाता है। दूसरी तरफ ड्रेकोव नताशा और येलिना को ब्लैक विडो बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। बचपन से ही इन दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है, लड़ने की, धोखा देने की, चकमा देने की और अपने दुश्मन को हराने की स्किल सिखाई जाती हैं। इनका यूज सिर्फ ड्रेकोव के फायदे के लिए किया जाता है ताकि ये ट्रेन किलर्स बनकर उसके दुश्मनों का सफाया कर सके। धीरे धीरे सभी दुश्मन खत्म होने लगते हैं और यहाँ से कहानी 21 साल आगे बढ़ जाती है। अब सिविल वॉर के बाद का टाइम दिखाया जाता है। नताशा रोमानॉफ के पीछे थेडियस रॉस पड़ा होता है। वो कहता है तुमने सोकोविया अकॉर्ड्स पर साइन नहीं किया, इसलिए हमें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। मगर नताशा वॉशरूम में होती है और अपने फ़ोन के कैमरे से सबको मॉनिटर कर रही होती है। वो कहती है मुझे पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग यहाँ से खाली हाथ लौटने वाले हो। थेडियस रॉस कहता है हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे पास कोई भागने का रास्ता नहीं बचा है। और तभी पुलिस वाले वॉशरूम चेक करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ट्रांसमीटर मिलता है जिसके सिग्नल को वो ट्रैक करके यहाँ तक आए हुए थे। पर ये नताशा का सोचा समझा प्लान होता है। असल में वो यहाँ थी ही नहीं, बल्कि नॉर्वे में एक सेफ जगह पर छुपी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मोरक्को में, जहाँ कुछ ब्लैक विडोज एक लड़की का पीछा कर रही होती हैं। उस लड़की के पास कुछ सिंथेटिक गैस के ट्यूब्स होते हैं। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक विडोज उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती हैं। फिर एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें लड़की के हाथ में चोट लग जाती है। तभी वो अपने पास रखी एक सिंथेटिक गैस ट्यूब खोलती है और सामने वाली लड़की पर छोड़ देती है। सामने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि येलिना ही होती है। जैसे ही येलिना उस गैस के कांटेक्ट में आती है उसका दिमाग क्लियर हो जाता है और उस पे जो कंट्रोल सिस्टम था वो हट जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सारी ब्लैक विडोज एक कमांड सिस्टम के अंडर होती हैं जिसे ड्रेकोव कंट्रोल करता है और वो इन ब्लैक विडोज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा होता है।
लेकिन जब येलेना को पता चलता है कि ये सिंथेटिक गैस ब्लैक विडोज को कंट्रोल से फ्री कर सकती है तो वो सोचती है कि इन सबको इस कंट्रोल से छुड़ाना चाहिए। दूसरी तरफ ड्रेकोव अपने खास आदमी को भेजता है जो और कोई नहीं टास्क मास्टर होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नताशा पर जो अपने दोस्त मेसन से मिलती है। रिक मेसन उसके लिए एक नया पासपोर्ट, फेक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स और एक नकली आइडेंटिटी रेडी करके रखा होता है। नताशा अब किसी और जगह छुपने की प्लानिंग कर रही होती है। मेसन जाते जाते एक पार्सल देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए आया है। नताशा पूछती है किसने भेजा। मेसन कहता है इस पे सिर्फ एक नाम लिखा है, बुडापेस्ट। रात को नताशा टीवी देखते हुए डिनर कर रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। वो बाहर जाकर जनरेटर चेक करती है तो पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल लेने के लिए वो अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकलती है। रास्ते में एक ब्रिज आता है। जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करने लगती है एक जोर का ब्लास्ट होता है। नताशा की कार का डेंजरस एक्सीडेंट हो जाता है। ये ब्लास्ट और कोई नहीं बल्कि टास्क मास्टर कराता है। वो नताशा पर अटैक करता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच नताशा नोटिस करती है कि जो भी मूव्स वो करती है वही एग्जैक्ट सेम मूव्स टास्क मास्टर भी कॉपी कर रहा होता है। टास्क मास्टर एक छोटी सी बॉक्स को देख रहा होता है जो उसका मेन टारगेट होता है, लेकिन नताशा अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उस बॉक्स को ले लेती है और वहां से भाग जाती है। टास्क मास्टर के हाथ कुछ भी नहीं आता। फिर सीन शिफ्ट होता है बुडापेस्ट में जहां नताशा एक एड्रेस पर पहुंचती है और वहां जाकर उसे येलेना मिलती है। जैसे ही वो दोनों मिलती हैं एक डेंजरस फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बचपन में दोनों अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए लड़ती थी। और अब क्योंकि दोनों रेड रूम में टॉप लेवल ट्रेनिंग ले चुकी होती हैं इसीलिए वो एक दूसरे के अगेंस्ट डेंजरस ट्रेंड किलर्स की तरह लड़ती हैं। नताशा येलेना से कहती है जब मैंने ये ट्यूब्स देखी तो मुझे हमारी बचपन की फोटो भी मिली थी। मुझे समझ आ गया था कि इसमें ज़रूर तुम्हारा ही हाथ है। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो ज़रूर कोई वजह होगी। येलेना बताती है इस ट्यूब की मदद से हम सभी ब्लैक विडोज को ड्रेकोव के कंट्रोल से आज़ाद कर सकते हैं। दोनों की बात हो ही रही होती है तभी और ब्लैक विडोज वहां आ जाती हैं और नताशा और येलेना से वो ट्यूब लेने की कोशिश करती हैं। नताशा और येलेना उनसे बचने की कोशिश करती हैं और वहां से भागने लगती हैं और एक जबरदस्त गन फाइट होती है। तभी एक ब्लैक विडो छत से गिरकर जमीन पर गिर जाती है जिससे उसकी टीम बहुत टूट जाती है। नताशा उसकी मदद करने के लिए जाती है मगर तब तक ड्रेकोव उसका सिस्टम ब्लॉक कर चुका होता है और उसे वहीं मरवा देता है। अब नताशा को एक बात क्लियर हो जाती है, ड्रेकोव के पास इतना पावर है कि वो किसी भी ब्लैक विडो को कंट्रोल करके उसका काम खत्म होते ही उसे मार सकता है। नताशा और येलेना वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी टास्क मास्टर आ जाता है। उसके पास एक बड़ी सी टैंक जैसी गाड़ी होती है जो रास्ते में आने वाली हर गाड़ी को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब टास्क मास्टर अपने तीर से उनकी गाड़ी को निशाना बनाता है। गाड़ी में एक जोर का ब्लास्ट होता है और वो अंडरग्राउंड एक सर्वे स्टेशन में गिर जाती हैं। इस एक्सीडेंट में येलेना का हाथ कट जाता है और उससे खून बहने लगता है। टास्क मास्टर भी वहां आ जाता है लेकिन नताशा और येलेना उसे चकमा दे देती हैं। वो एक टनल में जाकर अपना ब्लड गिरा देती हैं ताकि टास्क मास्टर वहां चला जाए और दोनों एक एयर वेंट के अंदर छुप जाएं। अब सीन शिफ्ट होता है रात में। दोनों डिनर के वक्त सोचती हैं कि अब हमें एक दमदार सोल्जर की ज़रूरत है। नताशा कहती है हम अपने पिता की मदद क्यों न लें, वो भी तो रेड गार्डियन हैं, उनके पास भी सुपर सोल्जर जैसी ताकत है। इसलिए दोनों एक BMW गाड़ी लेकर निकल जाती हैं। येलेना अपनी एक जैकेट की तारीफ करती है और कहती है इसमें बहुत सारी जेबें हैं, हम चाहें तो इसमें बहुत कुछ रख सकते हैं। अगले दिन दोनों अपने खास दोस्त मेसन से मिलती हैं। मेसन के पास कम टाइम और कम पैसा होता है इसलिए मेसन उनके लिए एक पुराना हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करता है। इसी हेलीकॉप्टर से नताशा और येलेना को अपने पिता एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन को जेल से छुड़ाना होता है। अब सीन जेल में शिफ्ट होता है जहां एलेक्सी अपने अपोनेंट के साथ पंजा लड़ा रहा होता है। अब क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर है तो जो भी उससे पंजा लड़ाता है अपना हाथ तुड़वा के वापस आ जाता है। तभी जेल के पुलिस वाले अंदर आकर कहते हैं तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। एलेक्सी जैसे ही पार्सल खोलता है उसके अंदर एक एक्शन फिगर होता है और वो किसी और का नहीं बल्कि रेड गार्डियन का होता है। जैसे ही वो उसकी डोर खींचता है एक गाना बजने लगता है और तभी फिगर की मुंडी गिर जाती है। जब वो उसे उठाता है तो उसके अंदर एक ट्रांसमीटर छुपा होता है। जैसे ही वो उसे कान में लगाता है नताशा की आवाज़ सुनाई देती है, इतनी देर क्यों लगा दी।
तभी एलेक्सी बिना टाइम वेस्ट किए जेल से भागने की कोशिश करता है। उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है, मगर वो तो सुपर सोल्जर है, तो वो सबको मारता हुआ ओपन ग्राउंड तक पहुंच जाता है। ऊपर से नताशा और येलेना हेलीकॉप्टर लेकर रेडी खड़ी होती हैं और तभी पुलिस वाले उस पर रबर की बुलेट चलाने लगते हैं। और फिर नताशा भी अपने पिता को बचाने के लिए एक्शन में आ जाती है। वो एक एक करके पुलिस वालों को साइड में करती है और एलेक्सी को हेलीकॉप्टर में खींच लेती है। थोड़ी देर बाद येलेना नोटिस करती है कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम बचा है, जो सेंट पीटर्सबर्ग तक नहीं पहुंच सकता। एलेक्सी चिल मोड में कहता है, कोई बात नहीं, यहीं उतार दो। येलेना बिना सोचे हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करा देती है। अब ये तीनों पैदल निकल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें मेलिना से मिलना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक छोटी सी जगह पर, जहां मेलिना सुअरों पर एक डिवाइस का यूज करके उनका माइंड कंट्रोल कर रही होती है। मेलिना दूर से ही उन तीनों को अपने घर आते देखती है, मगर ज्यादा प्यार जताने के बजाय बस नॉर्मल रिएक्ट करती है। वजह ये थी कि काफी साल बीत चुके थे। नताशा और येलेना उसे छोड़कर जा चुकी थी और एलेक्सी भी जेल में था। घर आते ही एलेक्सी अपना पुराना रेड गार्डियन सूट पहनने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये थी कि वो अब काफी मोटा हो चुका था, मगर फिर भी वो सबको दिखाना चाहता था कि वो अब भी सूट के अंदर फिट बैठ सकता है। फिर सब टेबल पर बैठकर डिनर करने लगते हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। नताशा और येलेना अपना पास्ट शेयर करती हैं, बताती हैं कि उनको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वहीं एलेक्सी बताता है कि ड्रेकोव, जिसे वो अपना लीडर समझता था, उसी ने उसके साथ धोखा किया और उसे जेल भेज दिया। बातों बातों में मेलिना एक बड़ी सच्चाई रिवील करती है, तुम दोनों मेरी बायोलॉजिकल बेटियां नहीं हो। ये सुनते ही येलेना का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि नताशा और वो एक रियल फैमिली का पार्ट हैं। वो नाराज होकर एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। एलेक्सी उसे मनाने जाता है, मगर येलेना गुस्से में कहती है, मैं बस यहाँ अकेले बैठना चाहती हूँ, प्लीज आप चले जाइए। तब एलेक्सी अपनी एक रैंडम पुरानी कहानी सुनाने लगता है। एक बार यूएस में इतनी ठंड थी कि मेरे हाथ बिल्कुल जम गए थे। कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे पापा ने मेरे हाथों पर टॉयलेट कर दिया। क्योंकि वो 5 डिग्री गर्म थी, इसलिए मेरे हाथ नॉर्मल हो गए। ये सुनकर येलेना हंसने लगती है और दोनों के बीच एक फनी मोमेंट क्रिएट हो जाता है। मगर ये मूवमेंट ज़्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि तभी ब्लैक विडो की पूरी टीम आ जाती है और सबको पकड़ लेती है। शॉकिंगली मेलिना ही सबको फंसवाती है। ये सुनकर एलेक्सी बिल्कुल हैरान रह जाता है। फिर सबको ले जाया जाता है रेड रूम, जो एक फ्लोटिंग रेड रूम होता है जो आसमान के अंदर छुपा होता है। यहाँ मेलिना की मुलाकात ड्रेकोव से होती है, मगर ड्रेकोव तुरंत समझ जाता है कि ये असली मेलिना नहीं नताशा है। नताशा ने एक होलोग्राफिक फेस चेंजिंग मशीन का यूज़ किया होता है अपनी शक्ल बदलने के लिए। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि नताशा और मेलिना की पहले से ही प्लानिंग चल रही थी रेड रूम तक पहुँचने की। प्लान के मुताबिक मेलिना ने नताशा को अंदर पहुंचाने के लिए अपना फेस उसके साथ स्वैप किया था। नताशा अब ड्रेकोव के सामने होती है और वो उस पे शूट करने की कोशिश करती है, मगर कर नहीं पाती। ड्रेकोव कहता है, क्यों ना चाकू ट्राई करें। जैसे ही वो नताशा पर चाकू से वार करता है, नताशा अपना हाथ उठा नहीं पाती। तभी ड्रेकोव बताता है, मैंने तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि तुम किसी पर भी वार कर सकती हो, मगर मुझ पर नहीं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि नताशा पहले रेड रूम और ड्रेकोव से भागना चाहती थी, इसीलिए उसने एक बार ड्रेकोव की मीटिंग रूम में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। उस ब्लास्ट में ड्रेकोव तो मरने वाला था, मगर उसकी छोटी बेटी एंटोनिया उसमें फंस गई और वो मर गई। लेकिन अब नताशा को सच्चाई पता चलती है, जो छोटी बेटी मरी थी वो ही टास्क मास्टर है। ड्रेकोव उस ब्लास्ट में बच गया था और उसने एंटोनिया के गले के पीछे एक चिप लगा दी थी। इस चिप की वजह से वो किसी भी इंसान के मूव्स को कॉपी कर सकती थी और एक डेंजरस फाइटर बन गई थी। दूसरी तरफ एलेक्सी और टास्क मास्टर की फाइट शुरू होती है। साथ ही येलेना सिक्योरिटी गार्ड से बचकर हेलीकैरियर को नीचे गिराने की कोशिश कर रही होती है। फिर नताशा और ड्रेकोव की बातचीत होती है। ड्रेकोव बताता है कि पूरी दुनिया में हजारों ब्लैक विडोज हैं जो उसके कंट्रोल में हैं। एक सिग्नल पर वो सबको भी मार सकता है। फिर नताशा को समझ आता है कि ड्रेकोव की अंगूठी ही वो डिवाइस है जिससे वो सबको कंट्रोल करता है। अब नताशा का असली प्लान शुरू होता है। पहले तो वो सिर्फ गुस्सा दिखाने का नाटक कर रही थी, फिर वो अपना सर टेबल पर जोर से मार लेती है ताकि उसका नर्वस सिस्टम अनब्लॉक हो जाए और वो ड्रेकोव पर अटैक कर सके। जैसे ही वो फ्री होती है, वो ड्रेकोव की जबरदस्त पिटाई शुरू कर देती है। साथ ही दूसरी तरफ एलेक्सी और टास्क मास्टर की धमाकेदार फाइट चल रही होती है।
ड्रेकोव को जब ये लगता है कि अब उसकी हार होने वाली है तो वो सारी ब्लैक विडोज को बुला लेता है ताकि नताशा को मार सके। अब नताशा अकेली उन सब से लड़ती है और ये फाइट सीन एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। एक मोमेंट आता है जब सारी ब्लैक विडो नताशा को पकड़ने लगती हैं, लेकिन तभी येलेना वहां पहुंच जाती है। उसके पीछे एक सिंथेटिक गैस होती है जिससे वो सबको नॉर्मल बना देती है। अब हेली कैरियर पूरा तबाह हो चुका होता है और धीरे धीरे जमीन की तरफ गिर रहा होता है। नताशा एक फ्लॉपी डिस्क की मदद से सारी ब्लैक विडोज का डेटा निकाल लेती है ताकि ड्रेकोव उन्हें कंट्रोल ना कर सके। फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एलेक्सी और मेलेना एक प्लेन लेके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनकी बेटियां उनके साथ नहीं हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए वापस जाने का डिसाइड करते हैं। ड्रेकोव अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक प्लेन से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी येलेना आ जाती है। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से प्लेन के पंखे में जोर का ब्लास्ट कर देती है, जिसमें ड्रेकोव और उसके गार्ड्स मर जाते हैं। लेकिन येलेना के पास पैराशूट नहीं होता, इसलिए वो सीधा नीचे गिरने लगती है। नताशा उसे देख लेती है और अपने पैराशूट से उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ टास्कमास्टर यानी एंटोनिया भी आती है और नताशा और येलेना के पैराशूट पे अटैक करने की कोशिश करती है। नताशा येलेना को अलग भेज देती है और खुद टास्कमास्टर का सामना करती है। दोनों के पास पैराशूट होता है और एक लंबी फाइट के बाद दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन फाइट यहीं खत्म नहीं होती। नताशा के पास 2 सिंथेटिक गैस के ट्यूब्स होती हैं। वो एक ट्यूब तोड़ देती है जिसका असर एंटोनिया पर होता है और वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। फिर एलेक्सी और मेलेना हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंच जाते हैं और सारी ब्लैक विडोज भी उनके साथ होती हैं। नताशा कहती है कि उसके पास एक और सिंथेटिक गैस का ट्यूब है जिसे मास प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि दुनिया की सारी ब्लैक विडोज ड्रेकोव के कंट्रोल से फ्री हो सके। वहीं दूर से थेडियस थंडरबोल्ट रोज की गाड़ियां दिखने लगती हैं जो नताशा को पकड़ने के लिए वहां पहुंच रही होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्तों बाद, जहां नताशा के बाल कट चुके होते हैं और ये वही हेयर स्टाइल होती है जो हमें एंड गेम में देखने को मिली थी। अब नताशा अपने फ्रेंड मेसन से मिलती है और उससे एक प्लेन मांगती है। मेसन उसे क्विंट दिखाता है और कहता है जब मेरे पास टाइम और पैसा दोनों होते हैं तभी मैं तुम्हारे लिए इतने बढ़िया काम कर सकता हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में हमें येलेना दिखाई जाती है जो अपनी बहन नताशा के ग्रेव पर फ्लावर्स रखने के लिए आई होती है। तभी वहां एक लेडी आती है जिसका नाम होता है कॉन्टेसा वेलेंटिना। तभी वेलेंटिना क्लिंट बार्टन की फोटो येलेना को दिखाती है और बताती है कि तुम्हारा अगला टारगेट ये है और तुम्हें इसे मारने में खुशी होगी क्योंकि इसी ने तुम्हारी बहन को मारा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।